जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे से जुड़ी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का बीकानेर का दौरा है। आज नौरंगदेसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों को समर्पित किया जाएगा। जनता को, देश को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के पहले चरण के अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन को भी जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष विमान से तेलंगाना से बीकानेर नाल एयरपोर्ट आएंगे। पीएम मोदी का बीकानेर दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। आपको बता दें, आज ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से आज उनका दौरा रहेगा। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी विमान से नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नौरंगदेसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम भी करेंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों को देश को समर्पित करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के पहले चरण के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन को भी जनता को और प्रदेश को समर्पित करेंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी जाएगी। शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाम मारूफ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। शाम, एक महत्वपूर्ण दौरा है, क्या है आज का पीएम का शेड्यूल? जी हाँ सरिनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और देश के प्रधानमंत्री बीकानेर में आ रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है हमारे दर्शकों को भी कि जो यहाँ पर विभिन्न परियोजना का उद्घाटन करेंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे। जो रेलवे का जो पोर्शन है जिसका सिर्फ 2 परियोजना है उनका शिलान्यास करेंगे। उसमें बीकानेर जो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जो है वो 450 करोड़ रुपए की लागत है और शुरू से लेकर के रतनगढ़ रेल मार्ग का जो दोहरीकरण डबल लाइन है लगभग 43 किलोमीटर की है, ये 422 करोड़ रुपए का है। इसका दोनों का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ विभिन्न जो परियोजनाएं अमृतसर से जो जामनगर एक्सप्रेस है उसका हनुमानगढ़ से जालोर खंड जो 502 किलोमीटर का है उसका ये लोकार्पण करेंगे। राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र में जो है कार्यक्रम हुआ है उसका बीकानेर से सहसरी जिले के भिवाड़ी तक जो 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन है उसका वो लोकार्पण करेंगे। भुज से लेकर मोगा तक जो हरित जो ऊर्जा गलियारा है उसका वो लोकार्पण करेंगे। बीकानेर में एक ईएसआई हॉस्पिटल बना है जो लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसका यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। जिससे इसमें लगभग 30 बिस्तर है और फिलहाल तो और उसको आगे 100 बिस्तर तक करने का जो वो किया जाएगा, आगे प्रोग्रेस की जाएगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री है नितिन गडकरी वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें मौजूद रहेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है, विद्युत एवं नवीन मंत्री आरके सिंह और श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव है। ये लोग कुछ लोग इसमें वर्चुअल जुड़ेंगे और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो इस पूरे दौरे को देख रहे, संयोजक के रूप में देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी जुड़ेंगे, वो तो साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, उनका क्षेत्र है तो ये जाहिर सी बात है कि वो साथ होंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनका होना आवश्यक भी होगा। साथ ही ये बताएं, क्योंकि हम बात करें अगर राज्य सरकार की तो कई सौगातें दी जा रही हैं और अब बीजेपी भी जो है कई सौगातें दे रही है प्रदेश को। किस तरह के राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं हम इन सौगातों के? यहाँ जो बीकानेर में जो सभा हो रही है उसके राजनीतिक मायने की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से 23 विधानसभा क्षेत्र को साधा जाएगा और इससे जो आसपास के बीकानेर संभाग की जो विधानसभाएं हैं, आसपास के जो जिले जो लगते हैं उनको जोधपुर संभाग जो लगता है और शिखर है, इसके सब मिलाकर लगभग 23 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा और इन्हीं विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बीजेपी कहीं ना कहीं ये राजस्थान में इनकी नवी जो सभा है, फिलहाल सारे जैसे अमित शाह भी सभा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सभाएं कर चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में आ गए। कल उन्होंने जो जोधपुर जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लोकार्पण किया अमरावती से जोधपुर में, वो भी कहीं न कहीं इसी का हिस्सा है। ये इस साल जो चुनावी जो साल है 2023 जो चुनावी साल विधानसभा का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ये सभाओं का जो दौर है कहीं ना कहीं राजनीतिक
जो उसको साधने का प्रयास किया जाएगा। जी, अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो हम जानते हैं यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसका वर्चस्व ज्यादा है और किस तरह से हम इसको देख सकते हैं आगे? ये अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो दोनों ही पार्टियां, सिर्फ बीकानेर और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है, लेकिन अन्य कोई किसी दूसरी पार्टी का ज्यादा वर्चस्व होने के। लेकिन बीकानेर के पास का जो जिला नागौर की बात करें तो उसमें आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेलीवर की पार्टी है। लेकिन बीकानेर संभाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही आमने सामने की जो लड़ाई है और किसी अन्य पार्टी का फिलहाल कोई वर्चस्व नहीं है। जी, शाम, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कितने लोगों की आने की संभावना है? क्योंकि पीएम की जनसभा है तो उसको विशाल बनाने की कोशिश की जाती है, कई लोग इकट्ठा होते हैं। तकरीबन कितने लोगों के आने की संभावना है? किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ शालीन, ये बीकानेर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर नौरंगेश्वर गांव है और नौरंगेश्वर गांव में जो टोल प्लाजा है, जो ग्रीन एक्सप्रेस वे जो बना है जामनगर से जो गुजरात का अमृतसर का जो बना है, उसी पर टोल प्लाजा है, वहां पर सभाएं होगी। वहां पर 2 डोम बनाए गए बड़े बड़े और उसमें एक में सरकारी कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम जो परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बड़ा डोम बनाया गया है जो जिसमें विशाल जो जनसभा होगी। मैं आपको ये भी बात एक बताता चलूं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे नौरंगेश्वर, तो नौरंगेश्वर के हेलीपैड से लेकर के जो उनका सरकारी कार्यक्रम का जो डोम है वो लगभग 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर है। इस दौरान वो प्रधानमंत्री पैदल चलेंगे। उनके साथ ही साथ में पैरेलल में एक सड़क है, उस सड़क पर 50-50 के टुकड़ों में 3 टुकड़ों में साइकिलिस्ट है बीकानेर के, वो साइकिल चलाएंगे और कहीं इसका संदेश देंगे जो पर्यावरण संरक्षण है। जी बिल्कुल, वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी बना जा रहा है टोल प्लाजा पे, तो शायद इसको बताने के लिए, पर्यावरण के लिए प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दौरे भी करते हैं, क्लाइमेट समिट में भी भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश में भी जो जागरूकता है इसके लिए और क्लाइमेट के लिए शायद इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, एकदम। यहाँ इस में एक नाटक भी खेला जाए जिसका नाम रखा गया है धरती कहे पुकार के। ये धरती कहे पुकार की जो जमीन को जो केमिकल है, जो कीटनाशक है, उससे बचाने के लिए, उसका जो पर्यावरणीय जो महत्व है वो बताने के लिए एक नाटक किया जाए जिसमें सर्वाधिक बालिकाएं हैं जो बीकानेर की है और एनएसडी की भी है, और ये एक नाटक खेलेंगे धरती के पुकार के, जिसमें भी ऐसा ये एक पर्यावरणीय संदेश दिया जाएगा, धरती को बचाने का, पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया जाएगा। शालिनी जी, शाम, अभी जब नितिन गडकरी आए थे तो उन्होंने इन्हीं सभी सौगातों के बारे में जिक्र किया था, सीएम गहलोत भी उसमें मौजूद रहे थे। अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो किस तरह से जो हाईवेज का निर्माण है, अंतर्राज्यीय एक्सप्रेस वे का है, टोल प्लाजा का, रेलवे स्टेशन का, किस तरह से इसे शंखनाद से जोड़कर देखा जा सकता है, बीजेपी की शंखनाद से जोड़कर? जी हाँ, ये बात सही है शालीन। जितनी ये परियोजना है 24,300 करोड़ रुपए टोटल परियोजना है, इन परियोजनाओं को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो जनता के बीच में जाने का मौका मिलेगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी लेने का मौका मिलेगा और वो लाभ लेने की कोशिश भी करेगी। और इस पूरे जो ये कार्यक्रम है इसको राजनीतिक क्षेत्र से देखा जाए तो ये एक कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्लस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने अपनी काफी योजनाएं की, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जैसे कि आज भी उन्होंने ये घोषणा की कि जो योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कांग्रेस अपने स्तर पर लगी हुई, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि इसका जो जनता है, जनता पर कितना असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की तरफ से इतनी परियोजनाएं लाई गई है, तो जो अशोक गहलोत ने जो इतने योजना चला रखी है, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, तो इनका कुल मिलाकर जो जनता है, यहाँ की राजस्थान की जनता, बीकानेर की जनता, उन पर कितना प्रभाव, ये देखने वाली बात होगी शालिनी। जी शाम, अगर हम बात करें महाजनसभ अभियान की या मेरा बूथ सबसे मजबूत, और अभी इस तरह की बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, किस तरह से जो हम कह सकते हैं कि साधने की कोशिश की जा रही है प्रदेश की जनता को, और एक तरफ तो महंगाई राहत कैंप में जहां पर सीएम गहलोत ने बैक टू बैक दौरे किए, और अब इस समय पर जब कुछ महीने रह गए हैं चुनावों में, बीजेपी भी लगातार सौगातें दे रही है इस चुनावी राज्य में, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी हाँ, ये बात सही है शालिनी कि जो ये महंगाई राहत कैंप है, ये परियोजना ये कांग्रेस की तरफ से काफी उन्होंने किया, करीब 1 महीने से ज्यादा के समय में ये राहत कैंप चले
अब अन्य योजना लेकर आ रही कांग्रेस भी अपने तरीके से कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड पर ही माना जाएगा। अब ये परियोजनाओं का कुछ समय पहले नितिन गडकरी बीकानेर आकर गए थे। अब प्रधानमंत्री का जो दौरा है उधर तो कांग्रेस भी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दौरे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां अपने स्तर पर जो लगी हुई है, और ये शंखनाद ही माना जाएगा, एक प्रकार से चुनावी अभियान का श्री गणेश ही माना जाएगा कि दोनों पार्टियां अपने स्तर पर पूरी तरीके से चुनावी मोड पर आ चुकी है। अभी अगर हम बात की कांग्रेस की बात करें तो कल ही दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें जो कांग्रेस के जो गुटबाजी है उसको साधने की कोशिश की गई है। हम यहाँ एक और बात बताते चले, जो भारतीय जनता पार्टी की जो बात है उसमें अभी तक कहीं भी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, उनका आने की या नहीं आने की अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वे अपने स्तर पर सीधे पहुंचेगी, लेकिन पार्टी स्तर पर उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अभी उनके आने की सूचना नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान करें तो जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने भाषण के लिए पहले उनकी तरफ इशारा किया था। तो एक सोची समझी रणनीति कह सकते हैं इसे, या कह सकते हैं कि शायद सीएम के चेहरे का भी ऐलान नहीं करना चाह रही बीजेपी। जी हाँ, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सीएम का जो ऐलान नहीं कर पा रही है। अमित शाह ने जिस प्रकार से इशारा किया था उससे भी कुछ न कुछ संदेश गया था। साथ ही साथ अगर गजेंद्र सिंह की बात करें, जल शक्ति मंत्री जो जोधपुर से आते हैं, उनकी बात करें तो उन्होंने राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर भी लोगों को बीच में एक संदेश भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग धड़े हैं वो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से इशारा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय, कुछ समय बाद अभी ये भी बताया गया कि जब चुनाव होंगे उसके बाद में जो चेहरा तय किया जाएगा मुख्यमंत्री का। तो ये जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जिस प्रकार के संदेश जा रहे हैं, तो जनता इससे कितना समझ पाती है ये देखने वाली बात होगी शालिनी। जी श्याम, अगर हम बात करें जनसभा की तो एक और जब नितिन गडकरी आए उन्होंने कहा था राजस्थान चाहे पर्यटन हो चाहे उद्योग हो उसमें एक बड़ा नाम रखता है, एक विशेष महत्व रखता है। राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन जब भी जनसभा होती है तो वहां पर अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। तो आप नजर बना के रखिएगा किस तरह के मुद्दों पर बात की जाती है, क्या उनका कार्यक्रम में आपसे फिर जुड़ेंगे शाम। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी श्याम मारू बीकानेर से, जिन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री का एक अहम दौरा होने जा रहा है, जहां 20,868 करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर पहुंचेंगे और नौरंग देसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे आयोजन स्थल के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के उत्तर 5 जिलों को जोड़ेगा ग्रीन एक्सप्रेसवे। आपको बता दें विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों से जुड़ेगा ये हाईवे। भारी वाहनों के साथ ही आम जनता को भी इस हाईवे से फायदा मिलेगा। साथ ही बीकानेर से जोधपुर, बाड़मेर, जालौर की दूरी भी कम होगी। खाजूवाला से पूगल होकर बाप तक नई सड़क का शुभारंभ किया जाएगा। खाजूवाला पूगल बाप सड़क की लागत तकरीबन 895 करोड़ रुपए आई है। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में बैठक है। बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष प्रभारी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें बीजेपी संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे और बीजेपी में के सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होगी ये बैठक। बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें आगामी चुनावों के मद्देनजर बैठकों के दौर लगातार जारी है। किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह का रोड मैप तैयार करना चाहिए, किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही किस तरह का फीडबैक जो जनता का आ रहा है, और इस पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या है एजेंडा? अहम बैठकें चल रही हैं, इस बैठक का एजेंडा क्या है और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयारी में जुटी हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसमें बीजेपी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, ये लोग मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में जो मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा,
तो इन मोर्चों के जो अध्यक्ष और प्रभारी हैं, यह 2-2 घंटे का समय दिया गया, निर्धारित किया गया सभी लोगों को। 2-2 घंटे तक सभी लोगों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री विजय संतोष विस्तार से बात करेंगे। इस दौरान इसमें 2 घंटे में जो है मोर्चे के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इन जो मोर्चों में जो मोर्चे हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि क्या और बेहतर किया जा सकता है चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो चुनावी राज्य हो या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या कुछ और हम लोग बेहतर कर सकते हैं। पिछले दिनों जो लगातार महाजन संपर्क अभियान चला, उसका क्या फीडबैक रहा, उसमें और क्या कुछ ऐड करना होगा, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। तो संयुक्त मोर्चे में सभी जो तमाम वर्ग हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी, संपर्क बनाने की कोशिश की जाएगी। आप इस पर नजर बना के रखिएगा राजीव, फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया कि बीजेपी में जितने भी मोर्चे हैं, संयुक्त मोर्चों की बैठक होने वाली है, सभी को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नरेंद्र मोदी बीकानेर में करीब 3 घंटे बिताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना से बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में भी जान लें। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम कुछ ऐसा है। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री का विमान नाल एयरपोर्ट पर उतरेगा। शाम 4 बजे नौरंगदेसर के पास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे और शाम 6:25 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान 25,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं, जिसमें से 23,000 करोड़ के करीब तो लोकार्पण के काम होंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की मिलेगी सौगात। 26,000 करोड़ की लागत से बने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का लोकार्पण। 100 बेड के एक्सपेंडेबल हॉस्पिटल समर्पित करेंगे। 450 करोड़ की लागत से बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री की सभा से प्राकृतिक खेती का संदेश देने की कोशिश होगी और इसके लिए साइकिल रैली निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद साइकिल रैली के बराबर चलेंगे। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 महीनों में 6 दौरे और सभा कर चुके हैं, लेकिन 7वां दौरा बेहद खास होगा, क्योंकि सियासी जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में वसुंधरा राजे को लेकर कई सियासी मैसेज दे सकते हैं। वहीं दूसरे लिहाज से देखा जाए तो 10 दिनों में भाजपा ने 4 बड़े दिग्गजों को राजस्थान भेजा है। विधानसभा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की नजरें लोकसभा की 4 सीटों पर टिकी हैं और 4 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। खास तौर पर देखा जाए तो बीकानेर SC कोटे की सीट है और यहाँ से मंत्री और भाजपा सेंट्रल लीडरशिप के करीबी अर्जुन मेघवाल सांसद हैं। इसके अलावा गंगानगर भी SC कोटे की सीट है और चुरू झुंझुनू के मतदाताओं को रिझाने की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली से मुफ्त योजनाओं को टारगेट कर विकास के मॉडल पर फोकस कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राजस्थान की जिम्मेदारी प्रहलाद वेंकटेश जोशी को सौंपी है। इसके अलावा ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभार दिया गया है। भाजपा के इस ऐलान में एक बात खास नजर आ रही है कि पार्टी का राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले नेताओं पर विश्वास बढ़ा है। राजस्थान में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने कर्नाटक से आने वाले प्रहलाद वेंकटेश जोशी को राजस्थान 2023 के मिशन की कमान सौंपी और कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल को चुनावी सह प्रभारी बनाया। वही बात प्रहलाद जोशी की करें तो केंद्रीय कोयला मंत्री कर्नाटक से आते हैं। धारवाड़ संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे। संसदीय क्षेत्र राजस्थानी प्रवासी बाहुल्य है। मोदी शाह के खास माने जाते हैं जोशी। राजस्थान कनेक्शन के चलते प्रभारी का जिम्मा मिला। जोशी संगठनात्मक कामकाज में माहिर हैं। प्रवासी राजस्थानियों के कारण जालौर, पाली और जोधपुर में अच्छा संपर्क। 1992 में हुबली में ईदगाह में तिरंगा लहराकर चर्चा में आए। यही वजह है कि बीजेपी ने नाम का ऐलान कर चौंका दिया, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाने को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा है। इसके पीछे बिश्नोई वोटों का गणित माना जा रहा है। बिश्नोई के सह प्रभारी बनने से राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। हरियाणा के पूर्व CM चौधरी भजन लाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई।
भजनलाल के बाद हरियाणा और राजस्थान में बिश्नोई समाज का कुलदीप से बड़ा नेता नहीं है। बिश्नोई रत्न और महासभा का संरक्षक पद का सम्मान मिला है। बिश्नोई समाज का राजस्थान विधानसभा की 37 सीटों पर प्रभाव है। राजस्थान लोकसभा की 7 सीटों पर सीधा प्रभाव। यही वजह है कि बीजेपी ने राजस्थान में बड़ा दांव खेला है, क्योंकि फोकस विधानसभा के साथ लोकसभा की सीटें भी हैं। और कुलदीप बिश्नोई हरियाणा और राजस्थान में 2 रैलियां भी करने वाले हैं। वहीं दूसरे सह प्रभारी की बात करें तो गुजरात के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को जिम्मा सौंपा है। लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले नितिन पटेल भी चुनावी दांव खेलने में माहिर माने जाते हैं। रूपाणी सरकार में 2016 से 2021 तक उप मुख्यमंत्री रहे। गुजरात सरकार के प्रवक्ता के रूप में काफी मुखर रहे। बीजेपी में नितिन पटेल की संकट मोचक की छवि है। गुजरात सीमा से लगे इलाकों में पाटीदार मतदाताओं की संख्या, राजस्थान और गुजरात के बीच रोटी बेटी का कनेक्शन, यही सबसे बड़ी वजह है कि राजस्थान के 2 दिग्गजों को 2 प्रदेश की चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी में चुनावी जीत के सिरमौर रहे ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनावी प्रभारी की जिम्मेदारी, तो वहीं मनसुख मांडविया को चुनावी सह प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है, तो साथ ही सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाया है। इसके साथ ही तेलंगाना की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है। वहीं जावड़ेकर के साथ राजस्थान मूल के सुनील बंसल को सह प्रभारी लगाया है। सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पार्टी में कठिन से कठिन टास्क को पूरा करने में महारत रखते हैं। बीजेपी की तैयारियां आने वाले 5 विधानसभा चुनाव को लेकर मानी जा रही है, जिसके संकेत चुनावी प्रभारियों की नियुक्तियों से मिल गए हैं। नेताओं की काबिलियत और जातिगत और क्षमता के हिसाब से प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भले ही प्रभारियों के पास अपनी अलग खूबी हो, लेकिन सभी नेताओं का सीधा कनेक्शन शाह और मोदी की जोड़ी है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी की तैयारी बड़ी है, क्योंकि मंच से दावा मिशन 23 का नहीं, मंच से दावा है 2024 का। क्योंकि विपक्ष की एकजुटता एक चुनौती है, तो दूसरी चुनौती उन नेताओं के कंधे पर है जो चुनावी त्योहार में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। सच बेधड़क के लिए पंकज सोनी की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद 10 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद अवधि को 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 जुलाई तक प्रदेश में 1,86,253 किसानों से 3 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। वहीं इसको लेकर राजफेड की ओर से पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था भी की गई है। इसको लेकर सच बेधड़क संवाददाता सुनील यादव ने राजफेड के प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया से की खास बातचीत। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए जो समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद है उसमें 10 दिन की बढ़ोतरी की है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IAS और जो राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया मैम। इनसे बात करेंगे कि मैडम, ये जो किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी और किस तरह से इसको आगे 10 दिन तक बढ़ाया गया है? देखिए, रबी सीज़न में हम जो फसलों का क्रय करते हैं उसमें मुख्य रूप से सरसों और चने का क्रय किया जाता है। मैं बताना चाहूँगी कि हमने 1 अप्रैल से ये क्रय आरंभ कर दिया था। इसमें मई माह में सरसों के लिए किसानों में काफ़ी उत्साह था और जो पंजीकरण की संख्या है वो लाखों में हो गई थी। अभी तक किसानों का जो पंजीकरण है सरसों के क्रय के लिए 2,29,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। तो जो पंजीकृत किसान हैं उन सभी का हम माल आसानी से ले सकें, MSP पे सभी की सुगमतापूर्वक तुलाई हो सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि बीच में लगभग 1 सप्ताह बिपरजॉय का भी असर रहा, किसानों को मंडियों में आने में भी थोड़ी दिक्कत थी, परिवहन संबंधी समस्याएं भी थी। तो हमने भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट की और राज्य सरकार के निवेदन पे हमें वहाँ से स्वीकृति मिल गई। यह जो प्रोक्योरमेंट था 14 जुलाई तक होना था, इसमें 10 दिन की और अवधि में विस्तारित किया गया है और अभी हम 24 जुलाई तक सरसों की खरीद कर सकेंगे। बारदाने को लेकर भी इसकी कमी की भी कई बार बातें आते रहती हैं, तो अभी बारदाने की पूरी व्यवस्था है अपने पास? देखिए, आरंभ में मैंने जैसा बताया कि बारदाने की आवश्यकता का आकलन हम पंजीकृत किसानों की संख्या
के अनुसार करते हैं। और कई बार ऐसा होता है पंजीकरण करा लिया जाता है लेकिन किसान तुलाई के लिए नहीं आते हैं। तो जो टर्नअप की रेट चल रही थी कि मान लीजिए हमने 100 किसानों को बुलाया और शुरू में 50 आ रहे थे या 60 आ रहे थे, उसी के अनुरूप हम हमारी मांग प्रेषित करते हैं। वर्तमान में ये व्यवस्था हम नेफेड के माध्यम से कर रहे हैं। यह ठीक है कि मई के लास्ट वीक में और जून के प्रथम सप्ताह में बारदाना की जो ट्रक जितनी हमारी डिमांड थी उतने ट्रक कोलकाता से नहीं आ पा रहे थे। बाद में उन्होंने काफ़ी गति इसको में दी और प्रतिदिन 10, 12 फिर 18, 20 और लास्ट में 24 ट्रक भी एक दिन में आए हैं, डिस्पैच हुए हैं और माल यहाँ आया है। और वर्तमान में कोई बारदाने की समस्या नहीं है। सभी जगह हमने व्यवस्था की और जब कम भी आ रहा था बारदाना तो हमने एक ट्रक में जो बारदाना प्राप्त हो रहा था उसको 2 से 3 KVSS में बंटवाया ताकि सभी जगह तुलाई जारी हम रख सकें। तो ये है हमारे साथ राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया जी, जो बता रहे हैं कि जो पंजीकृत किसान है, जो समर्थन मूल्य पर सरसों जो जिनकी खरीदी जाएगी, 90% किसानों को तिथि अलॉट कर दी गई है। शेष को भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बारदाने की कमी थी उसकी भी कोई अब ऐसी कमी रह नहीं गई है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है और किसानों को लगातार राहत दी जाएगी। इसी के लिए 10 दिन की तिथि भी आगे बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुनील यादव, सच वेदड़क, जयपुर। जोधपुर राजस्थान की दूसरी और जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज जोधपुर से साबरमती के लिए रवाना हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से पाली तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया। वहीं हमारे जोधपुर ब्यूरो चीफ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से ट्रेन के अंदर बातचीत की। वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर का इतिहास लिखा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ है, जिनके प्रयासों से ये ट्रेन शुरू हुई है और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली की भी ट्रेन हमें मिले। सर, किस तरह का आज का दिन, वाकई ऐतिहासिक दिन जोधपुर के लिए? जोधपुर के लोगों का जो उत्साह आज आपने देखा होगा मेन रेलवे स्टेशन पर, यहाँ भगत की कोठी स्टेशन पर, जोधपुर रेलवे स्टेशन से भगत की कोठी रेलवे स्टेशन तक रास्ते भर में इतनी तेज बरसात, ऐसा लग प्रकृति भी आशीर्वाद दे रही है और खुशी व्यक्त कर रही है। और जोधपुर के लोगों के चेहरे पर जिस तरह की मुस्कुराहट थी, जिस तरह की खुशी जोधपुर के लोगों के चेहरे पर थी, जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ में रेल को स्वागत किया, एक अद्भुत दृश्य बना था। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसे अपनी दूरदृष्टि से भारत में उतारने के लिए प्रारंभ किया, दुनिया की सबसे तेज गति से 0 to 100 की स्पीड अचीव करने वाली में से एक ट्रेन है। जापान की जो मैग्लेव्स हैं वो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड जितने सेकंड में 55 सेकंड लगभग में तय करती है, उतने ही सेकंड में ये 0 से 100 की स्पीड को जो है पकड़ सकती है। 160 किलोमीटर तक की स्पीड पे चलने वाली ट्रेन निश्चित ही अहमदाबाद और जोधपुर के बीच में दूरी तो कम करेगी, लेकिन साथ ही साथ में जोधपुर के लोगों के मन में एक नव उत्साह और नव जीवन का संचार इस रेल ने किया है। मेक इन इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव काल, जिसमें एक तोहफा जोधपुर को, अगला दूसरा तोहफा कब तक? ये मेक इन इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव देश के पिछले 9 साल के मोदी जी के सुशासन में, यशस्वी शासनकाल में अनेक तोहफे मिले। जोधपुर का स्टेशन रीडेवलपमेंट होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आएंगे। 474 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य आधुनिकतम रेलवे स्टेशन जोधपुर में स्थापित बनेगा, उसका शिलान्यास होगा। जोधपुर के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, जोधपुर में एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होगा, जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास होगा। एक सर्वांगीण विकास देश का, सर्वदूर विकास देश में और सभी क्षेत्रों में विकास हर जगह हो रहा है। निश्चित ही मारवाड़ भी उस विकास के जो है रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। तो बिल्कुल कह सकते हैं किस तरह से आने वाले दिनों में जोधपुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, सच वेदड़क, वंदे मातरम ट्रेन। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अजमेर में भारी बारिश और मेघ गर्जन की आशंका जताई गई है। वहीं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें मानसून ने दस्तक दे दी। इसी के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कई क्षेत्रों में, प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बताया है कि कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर के तमाम तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें, अजमेर में भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है और राजधानी जयपुर में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी कुछ दिनों में मानसून के चलते भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जहां पर प्रदेश में मौसम के आने के बाद भारी बारिश और मेघ गर्जन की आशंका जताई जा रही है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी इलाकों में, इन सभी जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी दे दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश हो सकती है और मेघ गर्जन भी हो सकता है। आपको बता दें, मानसून ने दस्तक दे दी है, इसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी और अलर्ट जारी किया है। अजमेर में भी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही कई जिलों में जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, समय समय पर मौसम विभाग बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर रहा है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना को के मद्देनजर जिस तरह का अनुमान लगाया जाता है, उसके आधार पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और हमारे साथ जुड़े हैं मौसम विभाग अधिकारी राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, सच बेधड़क में आपका बहुत स्वागत है। क्या है अनुमान मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के प्रदेश का? देखिए, फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और ज्यादातर प्लेसेस पे बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों में भी यदि देखें तो अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई है, कहीं कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। और फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अभी भी अगले 3 दिनों के दौरान मानसून एक्टिव रहेगा। ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश भी रिपोर्ट होगी और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। विशेष रूप से देखें तो जो कोटा संभाग है, इसके अलावा उदयपुर संभाग है, पश्चिमी राजस्थान में भी देखें तो जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी अगले 2-3 दिन अच्छी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश भी होगी, लेकिन ज्यादातर प्लेसेज ऐसे होंगे जहां मध्यम दर्जे की बारिश होगी, 40-50 mm, 60-70 mm। तो फिलहाल सिचुएशन काफी अच्छी है, 3-4 दिन एक्टिव रहेगा और उसके बाद देखें तो 13-14 तारीख को 2-3 दिन का वीक होने के बाद फिर एक एक्टिव स्पेल होगा। तो ओवरऑल फिलहाल अगले 2 वीक जो है वो मानसून एक्टिव सर, जैसे पेपर जो आया था तो आपने ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किए थे, क्या इस तरह के कोई अलर्ट जारी किए गए हैं? देखिए, रेड अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया गया है जी। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऑरेंज का मतलब है कि वहाँ पे वेरी हेवी की कैटेगरी में रेन हो सकती है, 100 mm के आसपास या 100 से ऊपर। लेकिन रेड अलर्ट अभी अगले 5-4 दिन के दौरान कहीं नहीं दिया गया है। येलो में केवल वो जिले हैं जहाँ पे हेवी रेन की कैटेगरी में बारिश हो सकती है, लेकिन जो जहाँ पे थोड़ी ज्यादा बारिश का चांसेस है, यानी वेरी हेवी की कैटेगरी में, तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। जी सर, सच बेधड़क को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा, जिन्होंने बताया कि कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है और कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की संभावना है। कोटा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में अभी मानसून एक्टिव है और इसी के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश अलग अलग इलाकों में देखी जा सकेगी। और अब सूरतगढ़ के श्री गंगानगर से ब्रेकिंग न्यूज, जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री के आगे श्रमिकों का धरने का मामला सामने आया है। पुलिस ने श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया है। श्री सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने अपनी जगह का हवाला दिया और कहा श्रमिकों को अपनी जगह में धरना लगाने से मना किया था, जिसके बाद प्रशासन ने श्रमिकों को धरना से हटाने की बात कही। आपको बता दें, प्रशासन की समझाइश के बाद भी श्रमिक नहीं माने, जिसके बाद राजियासर पुलिस ने 32 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। मांगों को लेकर पिछले 3 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं ये श्रमिक। आपको बता दें, श्री गंगानगर का ये मामला है, जहां सूरतगढ़ में श्री सीमेंट की फैक्ट्री के बाहर श्रमिकों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। 3 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों है ये अनशन पर?
जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्री सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन व फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के बीच पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर गतिरोध चल रहा है, जिसको लेकर श्री सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर सूरतगढ़ में भी और गंगानगर में जिला कलेक्टर ऑफिस के आगे भी इन्होंने धरना लगाया था। इस दौरान प्रशासन ने श्रमिकों और फैक्ट्री प्रबंधन में जिला श्रम अधिकारी की मध्यस्थता में कई बार बात भी करवा दी, परंतु श्रमिक है जो अपनी सभी मांगों पर सहमति जताने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री सीमेंट प्रबंधन ने इनकी कुछ मांगों को मान भी लिया है, लेकिन है जो श्रमिक है वो सभी मांगों को मानने की है जो जिद पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर शनिवार को फैक्ट्री परिसर के मुख्य द्वार के आगे श्रमिकों ने धरना लगाया था, जिस पर फैक्ट्री प्रबंधन ने मुख्य द्वार पर धरना लगाने की पर नाराजगी जताई। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना था कि यह जगह हमारी है, आप इस जगह में धरना मत लगाओ। इसके बाद राज्य स्तर पुलिस मौके पर पहुंची और श्रमिकों से समझाइश की, जिस पर श्रमिक नहीं माने तो देर रात राज्य स्तर पुलिस ने वहां पर धरना स्थल पर बैठे 32 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रदीप, जिन्होंने बताया कि श्री सीमेंट के जो मैनेजमेंट है उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि श्रमिकों को उनके स्थान पर धरना करने की अनुमति नहीं है और दूसरी जगह जाकर धरना दे सकते हैं, और कई मांगों को मान लिया गया है, लेकिन फिर भी अपनी बाकी की मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन 3 महीनों से श्रमिकों का चल रहा है। इसे लेकर के प्रशासन ने, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उन 32 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें श्री सीमेंट में की फैक्ट्री के बाहर इन श्रमिकों का 3 महीने से धरना अपनी मांगों को लेकर जारी है, जिसके बाद में कल 32 श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया। मांगों को लेकर पिछले 3 महीनों से आंदोलनरत हैं।